नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पुष्कर श्रीवास्तव है और मैं अपोलो हॉस्पिटल अहमदाबाद के चिल्ड्रंस इंस्टीट्यूट में पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज 17 नवंबर जो कि वर्ल्ड प्रीमेच्योरिटी डे है, इस पे हम आपके साथ कुछ बातें शेयर करेंगे जो मुझे लगता है कि प्रीमेच्योर बेबीज़ के पेरेंट्स को पता होनी चाहिए। मोटा मोटी हम इसमें 4 अलग अलग टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला, घर जाने से पहले आपको क्या तैयारियां कर लेनी होती हैं, स्पेशली मैं बोलूँगा ऑलमोस्ट ये 1 महीने पहले ये तैयारी करके रख लेनी होती है। दूसरा, अपार्टमेंट एक्सपीरियंस। तीसरा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एंड चौथा, सिड्स प्रिवेंशन एंड CPR ट्रेनिंग। तो पहली बात कर लेते हैं, बिफोर गोइंग होम आपको घर पे 1 महीने पहले ही लगभग एक प्रीमेच्योर बेबी के केयर के लिए क्या क्या तैयारी कर लेनी चाहिए। हम जानते हैं कि जितने बेबीज़ होते हैं उन्हें इन्फेक्शंस बड़े आसानी से लग जाते हैं, और जब हम इनकी वैक्सीनेशन भी चालू करते हैं और स्पेशली प्री टर्म बेबीज़ की, उनका कम से कम एक वेट होना चाहिए, उसके बाद ही हम उनका वैक्सीनेशन चालू कर पाते हैं, और उसके बाद उस वैक्सीन का भी असर आने में टाइम लगता है। एटलीस्ट हमारे पास कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनमें अगर हम घर में बैठे हुए पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी या घर के जितने सदस्य हैं, अगर हम उनका ही पहले वैक्सीनेशन कर लें तो इसे हम कुकूनिंग कहते हैं। जैसे एक कुकून अपने अंदर मतलब चीज़ों को छुपा करके रखता है, उसे प्रोटेक्ट करके रखता है, वैसे ही इसे कुकूनिंग कही जाती है वैक्सीनेशन के द्वारा। सो एक पर्टिसिस और दूसरा अब एक इवन इन्फ्लुएंजा, जिसे कॉमनली हम लोग स्वाइन फ्लू कहते हैं। हम ये चाहेंगे कि अगर आप इसके पहले, क्योंकि अगर ये न्यूबॉर्न पीरियड या उसके तुरंत बाद अगर हो जाता है तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं और उन्हें बचाना कई बार काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सो इसके लिए हम कुकूनिंग की आपको प्रक्रिया समझाते हैं। 1 महीने पहले जो भी पेरेंट्स हैं, मदर्स को तो यूजुअली वो DPT और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन प्रेगनेंसी में लगा ही देते हैं आजकल मोस्ट ऑफ द गायनेकोलॉजिस्ट, बट टिपिकली फादर्स वैक्सीन नहीं लेते या दादा दादी या नाना नानी वैक्सीन नहीं लेते हैं। सो मुझे लगता है कि जब बच्चा घर जाने वाला हो उसके 1 महीने पहले ही आप लोग ये वैक्सीन ले लो, क्योंकि बेबीज़ बाहर नहीं जाते हैं, इन्फेक्शन तो आप ही के थ्रू आता है। सो अगर आप लोग इन्फेक्शन से बचे हुए हो तो आपका बच्चा के एक चारों ओर एक कुकून सा बना देते हो, क्योंकि सारे लोग वैक्सीनेटेड हैं, तो बच्चे को इन्फेक्शन नहीं लगता है। तो ये था हमारा कुकूनिंग से बच्चे को इन्फेक्शन प्रिवेंट करना, जिसमें पर्ट्यूसिस बहुत कॉमनली लोग करने लग गए हैं, बट अब नया ट्रेंड इवन इन्फ्लुएंजा वैक्सीन को लेकर है। देन अगली जो चीज़ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके लिए पेरेंट्स को क्या पता होना चाहिए। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है जो पीडियाट्रिक्स को एडल्ट स्पेशलिटीज़ से काफ़ी अलग करती है। हमारे बच्चे ग्रो करते हैं और हमारे बच्चों में हमें डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स उनके उम्र के साथ चेंज होते रहते हैं, जिनको हमें मॉनिटर करना होता है। और जो प्री टर्म बेबीज़ होते हैं इनमें डेवलपमेंटल डिले, स्पेशली आपका बच्चा जितना प्रीमेच्योर है और उसका जितना स्टॉर्मी NICU कोर्स रहा है, उसमें डेवलपमेंटल डिले होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स के लिए मैं टिपिकली पेरेंट्स को बताता हूँ, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग इंग्लैंड की रही है, कि वहाँ पे हम पेरेंट्स को बोलते थे कि योर चाइल्ड इज़ लाइक द क्वीन और द किंग। पहले क्वीन हुआ करती थी, वे नाउ नो कि अब हमारे पास वहाँ किंग है। इंग्लैंड में किंग और क्वीन के एक्चुअली 2 बर्थडेज होते हैं, एक जो उनका एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है और दूसरा जो उनका एक ऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ होता है। वैसे ही जो हमारी प्री टर्म बेबीज़ होते हैं उनको आप किंग या क्वीन मान लीजिए, उनके हम 2 बर्थडेज की बात करते हैं। एक जिस दिन वो वाकई पैदा हुए, जिसे हम क्रोनोलॉजिकल एज या कैलेंडर एज कहते हैं, और दूसरा जिसे हम करेक्टेड एज कहते हैं। सो नॉर्मली जब आपको एक डिलीवरी की डेट दी जाती है तो टिपिकली जो आपका जो ऑब्स्टेट्रिशियन होता है या जो आपका गायनेकोलॉजिस्ट होता है वो आपको 40 वीक्स के ऊपर डेट देता है कि जिस दिन बच्चा 40 वीक्स का हो गया है वो आपकी EDD या एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है। बट मान लीजिए आपका बच्चा 30 वीक्स पे आ गया। अब अगर 30 वीक्स पे आ गया है तो उसके बॉडी सिस्टम्स या उसका ब्रेन इतना मैच्योर नहीं है जो एक 40 वीकर की तरह का होता है। तो अब मान लीजिए यही बच्चा मेरे पास 2 हफ्ते या 4 हफ्ते बाद आए, तो एक बच्चा जो 40 वीक्स पे पैदा हुआ था, मैं उसके साथ इसे कंपेयर बिल्कुल नहीं कर सकता। हम कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते हैं बिकॉज इसकी बॉडी सिस्टम्स उतने परिपक्व ही नहीं हैं। सो हमेशा जब हम ग्रोथ और डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स की बात करते हैं तो उसमें हमेशा हम एक करेक्टेड एज की बात करते हैं।
सो एक 30 वीकर क्योंकि 10 वीक्स पहले आ गया है एग्जाम्पल के तौर पे, तो उसकी जो भी क्रोनोलॉजिकल एज या कैलेंडर एज होगी हम उसमें से 10 वीक्स सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में 30 वीकर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो एक 30 वीकर बच्चा जब वो कैलेंडर एज उसका 10 वीक्स होगा तब उसकी बॉडी सिस्टम्स परिपक्व होके ऑलमोस्ट एक 40 वीकर यानी एक फुल टर्म बेबी की तरह हो जाएंगे। सो यही बच्चा जब 14 वीक्स का होगा तो 40 वीक्स के ऊपर 4 वीक यानी कि मैं उसे एक 4 वीकर फुल टर्म बेबी के साथ कंपेयर करूँगा। तो मैंने क्या किया, 14 वीक्स पे मैं उसे 4 वीक्स के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो 10 वीक्स प्रीमेच्योर आया है, तो उसके कैलेंडर एज या क्रोनोलॉजिकल एज में से मैं 10 वीक्स निकाल देता हूँ। उसी हिसाब से क्योंकि अंदर पेट के अंदर उसका ग्रोथ भी उतना नहीं हुआ होगा, तो अगर आप एक 30 वीकर को 14 वीक्स पे एक फुल टर्म 14 वीक्स के साथ कंपेयर करोगे तो वो तो आपको बच्चा छोटा लगेगा ही। सो उसमें आपको हमेशा करेक्ट करना होता है, और आपका बच्चा जितना प्रीमेच्योर हुआ होता है 40 वीक्स के पहले, हम उतना हमेशा करेक्टेड एज करते हैं। सो एक 30 वीकर में आप हमेशा 10 वीक्स सब्ट्रैक्ट करोगे, आप 24 वीकर में हमेशा 16 वीक्स सब्ट्रैक्ट करोगे, आप एक 28 वीकर में हमेशा 12 वीक्स सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चे के कैलेंडर एज में से। और फिर आप जैसे अधिकतर पेरेंट्स आई नो कि गूगल पे जाते हैं, माइलस्टोन्स चेक करते रहते हैं, बच्चों के ग्रोथ चार्ट के ऊपर से वो लोग प्लॉट करके देखते रहते हैं। सो आपको करना ये है कि पहले करेक्टेड एज निकालनी है, और उसके बाद आप उस उम्र के उस करेक्टेड एज वाले बच्चे के साथ आप अपने बच्चे की ग्रोथ यानी उसका हेड सरकमफ्रेंस कितना है, उसकी लंबाई कितनी है, उसका वेट कितना है, और उसके डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, उसके विकास के चिन्ह, उसने कब सिर पकड़ना चालू किया, कब बैठना चालू किया, कब स्माइल देना चालू किया, कब रोलिंग ओवर करना चालू किया, वो सब आप करेक्टेड एज से हमेशा देखेंगे। ये जो करेक्शन वाली बात है हम 2 साल तक करते हैं। 2 साल तक में जनरली ये डिफरेंसेस इतने माइनर हो जाते हैं कि उतने के बाद अब आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बार बार करेक्टेड एज और क्रोनोलॉजिकल एज में डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं होती। जो बच्चे बहुत ज़्यादा प्रीमेच्योर नहीं रहे हैं, और ये आपका जब पीडियाट्रिशियन जब आपको डिस्चार्ज कर रहा होगा तब आपको समझा देगा, जो बच्चे बहुत ज़्यादा प्रीमेच्योर नहीं रहे हैं, से एक 36 वीकर है और जिसका वेट से 1.8 किलोज़ अगर वो काफ़ी अच्छे रहे हैं, उस 1.5 के ऊपर भी चलेगा, तो उन बच्चों में एक और क्रोनोलॉजिकल और करेक्टेड एज के बीच में मेरे डिफरेंसेस आने लग जाते हैं। अगर वेट ठीक है तो आपके बच्चे का जो वैक्सीनेशन वाला चार्ट है वो आपके बच्चे का कैलेंडर एज के ऊपर से चलता है या क्रोनोलॉजिकल एज के ऊपर से चलता है, जबकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपके करेक्टेड एज के ऊपर से चलते हैं। करेक्टेड एज वाला मैंने आपको लॉजिक समझा दिया। क्रोनोलॉजिकल एज से वैक्सीनेशन इसलिए चलता है प्रोवाइडेड आपके बच्चे का वेट इतना हो कि वो वैक्सीन को रिस्पॉन्ड करे। वो इसलिए क्योंकि जैसे ही आप मम्मी से बच्चे को सेपरेट करते हो और आप उसके कॉर्ड को क्लैम्प कर देते हो तो एंटीबॉडी ट्रांसफ़र वहीं पे रुक जाता है। सो आपका बच्चे को हम इम्यूनिटी जल्दी देने की कोशिश करते हैं, हम वैक्सीन दे करके जल्दी बचाने की कोशिश करते हैं, प्रोवाइडेड आपके बच्चे का वजन इतना हो कि वो उस वैक्सीन को रिस्पॉन्ड कर सके। मेजॉरिटी बच्चे 1.8 किलो के ऊपर रिस्पॉन्ड कर जाएंगे, बट कई एक्सपर्ट्स इवन 1.5 किलो के ऊपर भी वैक्सीनेशन का प्रोसेस चालू कर देते हैं। और फिर उसके बाद एक बार जो डेट लग गई उसके बाद आपको वैक्सीनेशन डेट्स आप अपने पीडियाट्रिशियन के साथ डिस्कस कर सकते हो। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मेरी एक चीज़ और रह गई, आपके बच्चे जो प्रीमेच्योर पैदा होते हैं उनका विजन और हियरिंग इनका टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी होता है। विजन के लिए एक रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी की एक स्क्रीन होती है, और वो जब आपका बच्चा NICU में रहेगा तभी से चालू हो जाएगा, और छुट्टी के बाद भी बहुत से बच्चों को बार बार जाके आई स्पेशलिस्ट के पास, रेटाइना पीडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जा कर के आँखों की जाँच करानी होती है। अगर हम समय से पकड़ लें रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, जिसका रिस्क बाप का बच्चे का जितना स्टॉर्मी NICU कोर्स रहा होता है वो जितना ज़्यादा प्रीमेच्योर होता है उतना ज़्यादा होता है, तो अगर टाइमली इलाज किया जाए तो आप बच्चे की आंखें बचा लेते हो। और हियरिंग स्क्रीनिंग टेस्ट भी बच्चों का बहुत ज़रूरी होता है। जो फुल टर्म बेबीज़ होते हैं उनमें जनरली OAE से हमारा काम हो जाता है, ऑटो एकॉस्टिक एमिशंस वाले टेस्ट होते हैं, जो सिंपल कान में जैसे हम ईयरबड्स म्यूज़िक के लिए सुनते हैं वैसे लगा करके अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज में साउंड दे करके आपका जो ऑडियोलॉजिस्ट होता है वो टेस्ट करता है। बट प्री टर्म बेबीज़ में हम बेरा करके एक टेस्ट है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और ये सारी चीज़ें वैसे भी आपका चाइल्ड स्पेशलिस्ट जब आपको घर भेज रहा होगा तो आपसे ये चीज़ डिस्कस कर लेगा। इन सारे बच्चों को हम हाई रिस्क फॉलोअप क्लिनिक्स में फॉलो करते हैं, बिकॉज इनकी रिक्वायरमेंट और एक फुल टर्म बेबी की रिक्वायरमेंट
काफ़ी भिन्न होती है, काफ़ी अलग होती है। सो ये सारी जो मॉनिटरिंग की हमने बात की, घर जाने के बाद आपके बच्चे का ग्रोथ ठीक से हो रहा है कि नहीं, आपका बच्चा उसके डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स ठीक से चल रहे हैं कि नहीं, उसका आरओपी का स्क्रीनिंग ठीक से चल रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ों के लिए एक हाई रिस्क क्लिनिक में इनका फॉलोअप किया जाता है, जिसमें आपका नियोटोलॉजिस्ट और आई स्पेशलिस्ट और इवन न्यूरोलॉजिस्ट और अगर और भी किसी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत हो तो उन सबको इन्वॉल्व करके ये किया जाता है। दूसरा, अपार्टमेंट एक्सपीरियंस। हम अपोलो हॉस्पिटल्स में और इवन बहुत सारे अच्छे हॉस्पिटल्स इसके पहले कि प्रीमेच्योर बेबीज़ को घर भेजते हैं, एक अपार्टमेंट एक्सपीरियंस दिया जाता है। होता क्या है कि ये जो हमारे प्रीटर्म बेबीज़ होते हैं, उनकी केयर एक रूटीन केयर से काफ़ी अलग होती है और इन्हें हमने NICU में काफ़ी लंबे समय तक रखा होता है और टिपिकली इनकी केयर हमारी नर्सेज ले रही होती हैं। और अगर हम बिना किसी ट्रेनिंग के पेरेंट्स को घर भेज दें, सो अगले ही दिन से आप एक नर्स के तरह पूरा काम तो नहीं कर पाओगे और आप बच्चे की बहुत अच्छी केयर नहीं ले पाओगे। सो वैसे भी हम बच्चे के केयर में जैसे जैसे उसका आगे प्रोग्रेस होता रहता, हम पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते रहते हैं। जैसे हम स्पून फीडिंग में इन्वॉल्व करते हैं, जैसे हम उसके बेदिंग वगैरह में इन्वॉल्व करते हैं। तो जब आप NICU में बार बार विज़िट करते हो तो आप देखते हो हम आपसे कई बार कंगारू मदर केयर करा रहे हैं, हम फीडिंग में इन्वॉल्व कर रहे हैं, धीरे धीरे हम बेदिंग में इन्वॉल्व करने लगते हैं आपको। तो कुछ एक्सपीरियंस तो हम आपको पहले ही दे देते हैं, लेकिन तो भी घर भेजने से पहले आपको एक अपार्टमेंट एक्सपीरियंस दिया जाता है, जिसका बेसिक मतलब ये होता है कि आप ऐसा मान के चल लो कि हमारे तरफ से बच्चा डिस्चार्ज के लिए रेडी है और हमने अब बच्चा उठा करके आपको दे दिया। जब हम ये आपको बच्चा उठा करके दे देते हैं, हम एक सिंगल रूम में बच्चे को आपके साथ रख लेते हैं और हम कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स आप बच्चे का फुल केयर लेकर के दिखाओ। एडवांटेज ये होता है कि आप जब अस्पताल में हो, आपके दिमाग में कोई भी सवाल आता है कि फ़ीड कैसे प्रिपेयर करना है या बेद कैसे करना है या ये केयर कैसी लेनी है या आप बच्चे को हैंडल ठीक से कर रहे हो कि नहीं, एक बार आप घर चले जाओगे तो आपको इन सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं होता है। तो 24 to 48 आवर्स, जनरली 48 आवर्स के लिए हम आपको बच्चे को एक सिंगल रूम में कर देते हैं और कहते हैं आप ही अब फुल केयर लोगे और कोई भी आपको सवाल है तो यू जस्ट हैव टू वॉक आउट ऑफ द रूम एंड यू हैव टू आस्क अस। चारों डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं NICU टीम के और वो आपके तुरंत जवाब दे देंगे। तो इसमें हम आपको बच्चे की बेदिंग भी सिखाते हैं कि इन छोटे बच्चों को नहलाया कैसे जाता है। हम आपको टेम्परेचर कंट्रोल सिखाते हैं। टेम्परेचर में जैसे लोगों को कई बार ये बहुत होता है कि बहुत ठंडी है हमारे यहाँ, बहुत गर्मी है, वो आप जिस भी एरिया में हो, जहाँ पे भी आपका NICU है, वो घर भेजने से पहले वो आपको बता देगा कि आपके बच्चे को इस समय कितने लेयर ऑफ क्लोथ्स में रखना चाहिए। इन जनरल ये है कि मैं कभी ये नहीं कहता कि किसी भी जगह का मौसम ख़राब है, कोई बहुत जगह ठंडी है, कोई बहुत जगह गर्म है। हम कहते हैं ड्रेसिंग सेंस अच्छा या ख़राब होता है, मौसम कभी अच्छा या ख़राब नहीं होता। और इन जनरल एक रूल ये होता है टेम्परेचर मेंटेनेंस में कि आप जितने लेयर ऑफ क्लोथ्स में कंफर्टेबल फील करते हो, उससे एक लेयर एक्स्ट्रा हम बच्चे के लिए डाल देते हैं। और फिर जनरली अधिकतर बच्चे जब तक हम डिस्चार्ज के लिए रेडी कर देते हैं, जनरली वो इतने स्टेबल होते हैं टेम्परेचर मेंटेनेंस में कि जनरली इस रूल से काम चल जाता है। और फिर आपको घर में बार बार बच्चे का टेम्परेचर चेक करते रहना होता है। थर्मामीटर का यूज़ हमेशा ज़रूरी नहीं है, अगर आपको छूने से टैक्टाइल फील से लगता है कि बच्चे का टेम्परेचर ठीक है, जनरली दैट्स गुड इनफ। हाथ का जो पिछला सरफेस है ये टेम्परेचर के लिए ज़्यादा सेंसिटिव है। हाथ का पिछला सरफेस टेम्परेचर के लिए ज़्यादा सेंसिटिव है। तो हम क्या करते हैं, हाथ का ये पिछला सरफेस हम बच्चे के पेट के ऊपर सीधे स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में देखते हैं कि पेट का टेम्परेचर कितना है और फिर उसे हाथ के तलवे या पैर के तलवे से कंपेयर करते हैं। अगर बच्चे का हाथ के तलवे और पैर के तलवे ठंडे हैं एज़ कम्पेयर टू पेट की स्किन, तो आपका बच्चा कोल्ड स्ट्रेस में है और ऐसे में हाथ में दस्ताने, पैर में मोजे और एक्स्ट्रा लेयर ऑफ क्लोथिंग हर चीज़ करने की ज़रूरत है। दूसरा, कई बार आपको बच्चा छूने पे ज़्यादा गर्म लगेगा। फीवर में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि बच्चे फीवरिश है, देन प्लीज़ इंतज़ार न करें घर पे। छोटे बच्चे फीवर को मैं मेडिकल इमरजेंसी कहता हूँ पहले 2-3 महीने तक। आपको रात को 2 बजे भी लगता हो कि बच्चे को बुखार है तो 2:30 बजे तक आप सवेरे ये नहीं इंतज़ार करेंगे कि आपके डॉक्टर साहब सवेरे कब उठते हैं
या सवेरे जब 9 बजे क्लिनिक खुलेगी तब दिखाने जाएंगे। फ़ीवर मेरे लिए प्री टर्म बेबीज़ में मेडिकल इमरजेंसी है, उसको आप तुरंत जैसे ही आप फ़ीवर नोटिस करो आप लेकर के आ जाएंगे। आपको कितना भी लगता हो कि शायद आपने ओवर रैप करके रखा था, शायद इसलिए छूने पे गर्म टेम्परेचर मिला, वो चीज़ हमारे लिए, वो आप हमारे पास लेकर के आ जाइए। हम डिसाइड कर लेंगे किस बच्चे को रखना है किस बच्चे को नहीं। काफ़ी फ्रीक्वेंटली फ़ीवर के साथ हम बच्चे को आपको रूल आउट सेप्सिस के लिए, एक बहुत ख़राब तरह का ये इन्फेक्शन होता है जो कई बार पूरे शरीर में जहर की तरह फैल जाता है या दिमागी बुखार कर देता है, जिसे मेनिंजाइटिस भी कहा जाता है। और बच्चे को कई बार ये बीमारी बहुत जल्दी ही काफ़ी सीरियस कर देने के लिए बहुत सक्षम होती है। तो फ़ीवर को कभी भी हम सीरियसली लेते हैं। ये था हमारा टेम्परेचर मेंटेनेंस, ये घर जाने से पहले आपको बता दिया जाएगा। इनफैक्ट आपको एक कंगारू केयर भी हम सिखाते हैं, और कंगारू केयर में आप टिपिकली हम देखते हैं कि मदर या इवन फादर्स, घर का कोई भी सदस्य कंगारू मदर केयर दे सकता है, जहां बच्चे की स्किन को डायरेक्टली मदर या फादर के डायरेक्टली स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट पे रख के हम ऊपर से उनको आगे कपड़ा पहना देते हैं या कपड़े से लपेट देते हैं, ताकि बच्चे को पेरेंट्स की सीधे वार्मथ या दादा दादी या नाना नानी की सीधे वार्मथ मिले। इससे हम बहुत सारे एडवांटेजेस देखते हैं। एक, इन बच्चों का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, इन बच्चों का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। तो जो बेदिंग, टेम्परेचर, कंगारू केयर और इवन आपकी फीडिंग ट्रेनिंग, जैसे बहुत से बच्चे जो घर जाएंगे वो स्पून फीडिंग के साथ जाएंगे, तो उसमें कई बच्चे एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क और उसके अंदर कई हम एडिटिव्स डाल करके उनको फीड देना सिखाते हैं पेरेंट्स को, और कई केसेस में हम फार्मूला के साथ बच्चों को घर भेज रहे होते हैं। तो ये सारी ट्रेनिंग तो एक्चुअली ऐसे वीडियो पे नहीं समझाई जा सकती है। ये सारी ट्रेनिंग हमारे अपार्टमेंट एक्सपीरियंस का पार्ट होता है, जो जब हम एक बार डिसाइड कर लेते हैं कि बच्चा मेडिकली क्वालिफाई कर गया है घर जाने के लिए, तो हम 48 आवर्स का अपार्टमेंट एक्सपीरियंस देते हैं। और इस बीच हम देखते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से केयर ले पा रहे हो, और इस बीच आपके केयर लेने के साथ बच्चे का वेट गेन हुआ हो, देन हम जानते हैं कि अब आप क्वालिफाई कर गए हो बच्चे को घर ले जाने के लिए। तो ये हमारा अपार्टमेंट एक्सपीरियंस एक और पार्ट होता है जो प्रीमेच्योर बेबीज़ के लिए हम बात करते हैं। एक और चीज़ जो प्रीमेच्योर बेबीज़ में मुझे ज़्यादा डिस्कस करनी होती है वो सिड्स प्रिवेंशन है। हमेशा हम बच्चों के बारे में अच्छी अच्छी बातें ही करते हैं, बट देयर आर प्रैक्टिकल रियलिटीज़ जो हमें पता होनी चाहिए। प्री टर्म बेबीज़ में एज़ कम्पेयर टू फुल टर्म बेबीज़ एक सिड्स का खतरा ज़्यादा होता है। सिड्स इज़ सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। सो ये वो बेबीज़ हैं कि उनमें क्योंकि इसका चीज़ का खतरा ज़्यादा है, ये सिड्स हम ये कहते हैं कि आपके बच्चे की कभी कोई तबीयत ख़राब नहीं थी, बच्चा बिल्कुल ठीक था, आपने सोने के लिए उसको छोड़ा और फिर थोड़ी देर बाद आप गए और आपने देखा कि योर चाइल्ड इज़ नो मोर। इस चीज़ को सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम कहा जाता है, और ये प्रीमेच्योर बेबीज़ में थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू फुल टर्म बेबीज़। बिल्कुल सिड्स एकदम 100% प्रिवेंटेबल नहीं है, बट मैं ये भी नहीं चाहूँगा कि यू लूज़ योर स्लीप ओवर इट, बिकॉज ये एक बहुत ही रेयर चीज़ है। बट मैं चाहूँगा हमारे बच्चों के साथ ये रेयर चीज़ भी ना हो, उसके लिए हमारी कुछ प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज़ हैं। इसे सेफ़ टू स्लीप कैंपेन कहा जाता है। अगर आप गूगल करोगे तो आपको जो पहला जो गूगल में रिज़ल्ट निकल के आता है वो US गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है जो सेफ़ टू स्लीप कैंपेन रन करती है। आप में से अधिकतर पेरेंट्स जो ये वीडियो लाइव देख रहे हैं वो मुझे लगता है वो इतने शार्प होंगे कि वो बड़े आसानी से इस चीज़ को देख लेंगे। तो सिड्स प्रिवेंशन आप देखेंगे क्या होता है। मोटा मोटी पहली चीज़ ये कि इसमें एक बैक टू स्लीप रूल है। बच्चा जब भी सोएगा पीठ के बल सोएगा, उसे साइड पे नहीं सुलाया जाता, पेट पे नहीं सुलाया जाता। आप में से बहुत सारे पेरेंट्स को लगेगा कि हमने NICU में तो बच्चे को पेट के बल सोते हुए देखा है। बात सही है, आपने उसको पेट के बल सोते हुए देखा है, हम लोग कई बार सुला रहे होते हैं, लेकिन जब बच्चा NICU में होता है तो वो मॉनिटर्स पे होता है। उसके शरीर की हृदय की धड़कन कितनी है, उसके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, वो हमें पता होता है। बट अगर आपका बच्चा जब आप लेकर के जा रहे हो तो ऐसे किसी मॉनिटर से हुक डाउन नहीं होता है, तो ये ज़रूरी है कि आप उसे पीठ के बल सुलाएं। दूसरा, 1 साल तक बच्चों के लिए तकिए का इस्तेमाल नहीं करना होता है। तीसरा, सोते हुए बच्चे का फेस कवर्ड नहीं होना चाहिए, उसका कभी भी फेस नहीं ढका जाता। आइडियली हम रूमिंग इन बट बेडिंग इन की बात नहीं करते हैं, हम को स्लीपिंग की बात नहीं करते हैं। हम लोग हमारी ट्रेनिंग के दौरान और पेरेंट्स को जब समझा रहे होते हैं तो बच्चे को ठंड न लगे रैप करके रखो, ठंड न लगे रैप करके रखो, हम बहुत कुछ सिखाते हैं। एक चीज़ जो शायद कई बार हमसे समझाना रह जाता है वो ये है कि बच्चे को ओवर रैप मत कर दीजिए। ओवर हीटिंग इज़ ऑल्सो अ सिड्स रिस्क फैक्टर। और सेकेंड हैंड स्मोक का एक्सपोजर,
दिस इज़ ऑल्सो अ सक्सेस फैक्टर। अगर घर में कोई पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं जो स्मोक करते हैं, देन दिस इज़ द टाइम टू कंसिडर क्विटिंग स्मोकिंग, बिकॉज ये आपके बच्चे के लिए सिड्स प्रिवेंशन है। तो हमने सिड्स प्रिवेंशन डिस्कस किया। इसके अलावा एक और चीज़ हम कई बार प्रेफर करते हैं कि पेरेंट्स को घर जाने से पहले हम एक बेसिक CPR की ट्रेनिंग दे देते हैं कि अगर आपको कभी आपका बच्चा अचानक से सीरियस होता हुआ लगा तो आप क्या कर सकते हैं। फर्स्ट रिस्पॉन्डर हमेशा आप होते हो, और फिर आप बेसिक CPR करके आप सीधे, जैसे यहाँ पे हैं तो आप 108 को कॉल कर सकते हैं, या आप 1066 पे अपोलो एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हैं। और आप जब तक आप हमारे पास ना पहुँचे तब तक, या जब तक आपके पास फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, मेडिकल रिस्पॉन्डर्स आपके पास ना पहुँचे तब तक आप खुद बच्चे को CPR दे सको। बट अच्छी चीज़ ये है कि आज की तारीख में 24 वीक्स एक एज ऑफ वायबिलिटी हम मानते हैं, और अधिकतर बच्चे जो 24 वीक्स के बाद पैदा होते हैं उनमें से अधिकतरों का आउटकम बहुत अच्छा होता है। हाँ, कुछ बेबीज़ होंगे जिनमें शायद डेवलपमेंटल डिले हो, शायद आँख की थोड़ी दिक्कत हो, शायद कान की कोई दिक्कत हो, बट हर चीज़ के लिए हेल्प अवेलेबल है। एंड आई थिंक यू शुड गो टू अ सेटअप जहाँ एक ही छत के नीचे सारी सर्विसेज अवेलेबल हों, जैसा कि हमारा अपोलो हॉस्पिटल्स अहमदाबाद का चिल्ड्रंस इंस्टीट्यूट है। हमारे एक ही छत के नीचे सारी स्पेशलिटीज़ अवेलेबल हैं। सो अगर आप कभी भी आके हमारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हो। अगर आपको कभी भी प्रीमेच्योर बेबी से रिलेटेड कोई भी तकलीफ़ हो, कोई भी इश्यूज़ हो, आप कभी भी अपोलो अहमदाबाद आकर के मुझसे परामर्श कर सकते हैं।